अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को। एक एक सेगमेंट में शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है। अब एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इंपॉर्टेंस को देख कर ना हमारे माइंड में यह आता है कि हमने ना सिर्फ और सिर्फ यूजफुलनेस को डिस्कस करना है, सिर्फ और सिर्फ यूजफुलनेस को डिस्कस करना है। लेकिन माइंड में रहे बात कि इंपॉर्टेंस में ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, हम उसकी यूजफुलनेस को नहीं बल्कि उसकी हार्मफुलनेस का भी जायजा लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं तुमसे ये वाली बातें डिस्कस करूंगा कि इकोसिस्टम में या इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की क्या है, तो उसमें यूजफुलनेस तो होगी भी, साथ हार्मफुलनेस भी उसकी शुमार की जाएगी। क्योंकि हमने अल्टीमेटली एक बैक्टीरिया का ग्रुप किंगडम मोनरा को पकड़ लिया है, हमने उसको स्टडी किया है, हमने उसकी इंपॉर्टेंस को, हार्मफुल इफेक्ट्स को, यूजफुल इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, उसको समझा है, उसके ऊपर रिसर्च की, स्टडी की, और उस रिसर्च और स्टडी के बाद हमने उस यूजफुलनेस को मजीद यूजफुल बनाने के लिए मेथड्स अपनाए हैं और उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए अडेप्टेशंस को एक्वायर किया है। समझो बात को। अब देखो कि इकोसिस्टम में या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम बैक्टीरिया की कहां कहां पर मेंशन करते हैं। सबसे पहले देखो कि दीज बैक्टीरिया आर द रिसाइकलर्स ऑफ नेचर। रिसाइकलर्स ऑफ नेचर जो बहुत एंशियंट टाइम्स के अंदर हमारे एंसेस्टर्स या डायनासोर्स जितनी भी चीजें थी, उनके बॉडीज को डीकंपोज करने का काम इन बैक्टीरिया इस किंगडम मोनरा ने अपने जिम्मे ले रखा था। बैक्टीरिया ने, किंगडम मोनरा ने अपने जिम्मे ले रखा था और उसी डीकंपोजिशन के नतीजे में उसने उन डेड ऑर्गेनिजम्स को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है। और अगली बात क्या है कि इन बैक्टीरिया का रोल बायो रिमीडिएशन के अंदर भी है। हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं पोल्यूटेंट्स को तुम्हारे पास रिमूव करने के लिए, या यूं कह लो रिमूव करने के लिए एफ्लुएंट्स को बाय यूजिंग बैक्टीरिया। ये होती है बायो रिमीडिएशन के अंदर बैक्टीरिया की यूजफुल नेचर। तो बायो रिमीडिएशन के अंदर यूजफुल तुम कैसे बनाते हो? देखो, तुम हैवी मेटल्स को जैसे कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम, इनको रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया का बायो रिमीडिएशन के अंदर यूज करते ताकि फर्टिलिटी इंहैंसमेंट हो। इसी से आगे डेराइव होता है फर्टिलिटी इंहैंसमेंट के अंदर बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रोल। अभी तुम्हें ये डिटेल में पढ़ाऊंगा कि सायानो बैक्टीरिया की जब यूजफुल नेचर को हमने डिस्कस करना है, उसमें हमने देखना है कि सायानो बैक्टीरिया तुम्हारे पास कैसे, यहां पर इसकी एक स्पीशीज जो होगी उसमें हेटेरोसिस्ट्स पाए जाएंगे और वो तुम्हारे पास कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करके प्लांट्स को उनको यूज करने के लिए एक्वायर करता है, जिससे फर्टिलिटी एनहांसमेंट होती है। और ये जो स्पीशीज काम करती है बैक्टीरिया की, वो राइजोबियम है और तुम्हारे पास सायानो बैक्टीरिया है। ये चीजें याद रखना। ये थी तुम्हारे पास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की। अब जरा आगे हमने डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स में तुम लोगों से रिकॉल करवाना चाहूंगा। तुम क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हो? ह्यूमन बॉडी क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है? जवाब है नो, क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम ही नहीं है। अब यहीं पर इसका वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे पहली आती है कि हर्बीवोर मैमल्स जो होते हैं, हर्बीवोर मैमल्स, उनके जो गट के बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, हर्बीवोर मैमल्स। बट ह्यूमंस के अंदर जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलेज एंजाइम तो नहीं, वो विटामिन बी और विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। तुम्हारे पास प्रोडक्शन करवाने के लिए विटामिन की, प्रोडक्शन करवाने के लिए एंजाइम्स की बैक्टीरिया आर यूज्ड। बैक्टीरिया हमारे पास नेचुरली यूज हो रहे हैं। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया तुम्हारे पास विटामिन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, विटामिन बी को, विटामिन के को। और तुम्हारे पास गट के बैक्टीरिया हर्बीवोर मैमल्स के अंदर सेलुलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगली बात आती है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर बैक्टीरिया का यूज। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है जो कि योगर्ट, चीज, बटर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। आगे हमारे पास ये चीज मेंशन की जाती है कि बैक्टीरिया ना इस स्टेज में हार्मफुल भी है, क्योंकि ये फूड आइटम्स को स्पॉइल भी कर सकता है, स्पॉइल भी कर सकता है।
इसके अलावा इसकी यूजफुल नेचर लेदर इंडस्ट्री में लेदर बनाने के लिए, कॉफी इंडस्ट्री में कॉफी बनाने के लिए, और जेनेटिक रिसर्चेज में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। स्पेसिफिकली हम बात करें इकोलाई का, जिसका साइज अगर मैं तुम लोगों से आप पूछूं तो तुम बताओगे एक तो ये बेसिलाई बेसिलस शेप्ड का बैक्टीरिया है, रिलेट करो इस बात को, और इसकी लेंथ क्या है 2 से 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और विड्थ क्या है इसकी 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होता है ये। ठीक है, ये बातें एसोसिएट कर देनी है। आगे चलो, आगे हमारे पास मेडिकल इंपॉर्टेंस। अब इसको जरा समझना, मेडिकल इंपॉर्टेंस में याद रखना, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया के रोल की। अब देखो, तुम्हें पता है इंसुलिन एक प्रोटीन टाइप का हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। कहां से प्रोड्यूस होता है अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये तुम्हारे पास पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। अब इस ह्यूमन इंसुलिन को, इसी की तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए हम बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब इस कंडीशन में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, असल में जो प्लाज्मिड है ना, इनके पास टेंडेंसी होती है सेल्फ रेप्लिकेट करने की। क्या मैंने कहा, सेल्फ रेप्लिकेट करने की। अब इस सेल्फ रेप्लिकेशन को हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस्तेमाल में लाते हैं और अपने फायदे में लाते हैं। कैसे, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन प्लाज्मिड्स को एज वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, एज वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, और एक प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होती है, ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमिना होता है, जिससे डीएनए आरएनए में ट्रांसलेट होता है और आरएनए के बाद अल्टीमेटली ये प्रोटीन बनती है। तो अल्टीमेटली इस इंसुलिन के लिए कोई इंसुलिन जीन ह्यूमंस के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इंसुलिन की जीन को ह्यूमंस के अंदर से आइसोलेट करके इस प्लाज्मिड के अंदर जो है वो डाल देते हैं, और फिर इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया या ई कोलाई के अंदर, ये वाला ई कोलाई है, इसके अंदर डाल देते हैं। अब ई कोलाई भी रेप्लिकेट करेगा, लेकिन इसके बरक्स बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड में भी सेल्फ रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी है। तो जैसे जैसे ये सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर इंसुलिन जीन भी फंसी हुई है, तो जैसे जैसे प्लाज्मिड बढ़ेगा तो इंसुलिन जीन भी बढ़ेगी, इंसुलिन जीन बढ़ेगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इस तरह से हम ई कोलाई को इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन के प्रोटीन हार्मोन को बनाने के लिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए, इंसुलिन को बनाने के लिए। बट यहीं पर तुम्हारे पास ह्यूमंस में बैक्टीरिया कुछ डिजीजेस को भी कॉज करते हैं। अब वो डिजीजेस क्या हैं ह्यूमंस की, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस को मैं यहां लिख रहा हूं, याद रखना। कॉलरा, जिसको विब्रियो कॉलेराई, एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, कॉज करता है। टाइफॉइड कॉज करवाता है, टीबी कॉज करवाता है। इसके अलावा निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट होता है बैक्टीरिया, तो डिजीजेस करवाता है, ये इसकी हार्मफुल इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा प्लांट्स में भी डिजीजेस करवाता है, और वो डिजीजेस क्या होती हैं, लीफ स्पॉट डिजीज, ब्लाइट डिजीज और विल्टिंग। विल्टिंग होती है ये देखो, अगर समझ नहीं आ रही, मुरझा जाना पत्तों का, बिल्कुल ही रद्दड़ से हो गए पत्ते। तो ये तुम्हारे पास होती है मेडिकल इंपॉर्टेंस तुम्हारे बैक्टीरिया की। ठीक है, ये चीजें हम यहां पर एसोसिएट करके रखते हैं। अब ये तो हमने पढ़ ली इंपॉर्टेंस के हवाले से कुछ बातें हैं। अब यहां पर आती है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है सायानोबैक्टीरिया, ये होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसकी भी अलग से इंपॉर्टेंस हमारे पास पंजाबी बुक लिखती है, तो इसी को हम पढ़ेंगे यहां पर। अच्छा, मैं कुछ बातें मैं यहां पर करूंगा वो इंपॉर्टेंस के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसके इंट्रोडक्शन के वाले से इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया था जिसने सबसे पहले एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इनटू द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। जिसकी वजह, और इसने ये कैसे किया था, क्योंकि इसने सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट किया था। इसको तभी हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए इसने कुछ पिगमेंट्स को इस्तेमाल किया, जिनको बोलते हैं फाइकोबिलेंस, जो कि एक्सेसरी पिगमेंट होता है। और तुम्हारे पास इन फाइकोबिलेंस में जो प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलेन होता है वो फाइकोसायनिन होता है, जिसका कलर होता है ब्लू। याद रहे बच्चों, ये इसकी इंट्रोडक्शन के हवाले से बातें हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को भी हमने नहीं छेड़ा, अभी छेड़ने लगा हूं।
अब याद रखना कि सायानोबैक्टीरिया की एग्जांपल में आते हैं एक तरह के बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं नॉस्टॉक बैक्टीरिया। इन नॉस्टॉक बैक्टीरिया के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम मेंशन करते हैं हेट्रोसिस्ट्स। हेट्रोसिस्ट्स, याद रखना इन हेट्रोसिस्ट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की टेंडेंसी होती है, जो अभी हमने पीछे बात की थी ना, ये वाली यहां पर कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बैक्टीरिया इकोलॉजिकल रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें असल में ये बात सायानोबैक्टीरिया को मेंशन किया था ना। तो सायानोबैक्टीरिया की कौन सी एग्जांपल होती है? नॉस्टॉक, जिसके सेल्स होते हैं हेट्रोसिस्ट, वो इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। इसके अलावा तुम्हारे पास सायानोबैक्टीरिया की एग्जांपल में आते हैं ऑसिलेटोरिया, सॉरी, ये होते हैं एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, वो इसकी इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन सा सायानोबैक्टीरिया है? नॉस्टॉक। पोल्यूशन इंडिकेटर्स के अंदर कौन सा सायानोबैक्टीरिया है? ऑसिलेटोरिया। अब अगली बात है सुपर ब्लू ग्रीन एल्जे के हवाले से। इनको हम एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूड सोर्स हैं, कंप्लीट भी, या इनको होल फूड के तौर, मतलब यूं कह लो फूड का एक दरिया है ये सुपर ब्लू ग्रीन एल्जे। ये भी तुम्हारे पास इन्हीं सायानोबैक्टीरिया में सुपर वर्जन है जिसकी इंपॉर्टेंस को सायानोबैक्टीरिया के साथ रिलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो हेट्रोसिस्ट कर रहे हैं, और ये जो ऑसिलेटोरिया की बात हमने की है पोल्यूशन इंडिकेटर्स के तौर पर, ये वाली बात जो है वो इसमें वेरी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आगे चलो बात करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब याद रखना बैक्टीरिया को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है बिकॉज तुमने देखा है कि बैक्टीरिया डिजीजेस को कॉज करते हैं। इसके सिर्फ यूजफुल इफेक्ट्स नहीं है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। अब उन हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ फिजिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारे पास केमिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल मेथड्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो हमारे पास आती है हीट। क्या मैंने कहा? हीट। ये हीट मॉइस्ट भी हो सकती है, ये हीट तुम्हारे पास ड्राई भी हो सकती है। मॉइस्ट हीट इनडायरेक्ट तौर पर करवाती है और ड्राई हीट तुम्हारे पास डायरेक्ट किलिंग करवाती है। मॉइस्ट हीट तुम्हारे पास कोआगुलेशन करवा देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन्स की, और ड्राई हीट तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन करवा देती है इन प्रोटीन्स की। अल्टीमेटली इनसे होता क्या है? इनसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स की डीनेचरेशन। और तुम्हें पता है अगर प्रोटीन्स की डीनेचरेशन हो रही है तो अल्टीमेटली जो फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है वही नहीं पाया जाएगा, तो कैसे तुम्हारा बैक्टीरिया एग्जिस्ट करेगा? अल्टीमेटली इसकी कुलिंग का नतीजा बनेगा ये हीट के मेथड्स। अगला है पेस्चराइजेशन का मेथड्स। पेस्चराइजेशन याद रखना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पर की जाती है। इसका कलर पर इफेक्ट नहीं होता, बट दे आर यूज्ड फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें हम हीट करते हैं। ये फेडरल की बुक की इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दे रहा हूं। अभी आगे एक और चार्ट में भी तुम लोगों को बताऊंगा जहां पर हमने केपीके की बुक से जरा इस चीज को कोरिलेट करना है। हम क्या करते हैं पेस्चराइजेशन में 71 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 सेकंड के लिए भी हीट कर सकते हैं और 62 डिग्री सेल्सियस के लिए 32 मिनट के लिए भी हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर्स भी तुम लोगों ने अपने फिंगर टिप्स पर रखने हैं। इससे सवाल बनते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल मेथड की, जो होता है रेडिएशंस का। रेडिएशंस में याद रखना रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर जो होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं किलिंग करने के लिए माइक्रोब्स की, और इसमें भी हम गैमा रेस को जो है वो जनरल तौर पर यूज करते हैं। और अगला है मेम्ब्रेन फिल्टर्स के लिए। मेम्ब्रेन फिल्टर्स का यूज याद रखना ये थर्मोलेबाइल मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, वो जो हीट टेम्परेचर के खिलाफ बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, सीराज, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इन सब के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास फिजिकल कंट्रोल के मेथड्स हैं। यहां पर जरा ये भी देखो कि डिहाइड्रेशन का भी यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का रिमूवल कर देना, एक्वस एनवायरनमेंट को रिमूव कर देना। और तुमने एंजाइम्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंजाइम्स नीड एक्वस एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। एंजाइम्स को एक्वस एनवायरनमेंट चाहिए अपनी फंक्शन के लिए। तो अगर तुम ये एक्वस एनवायरनमेंट ही रिमूव कर दोगे, बैक्टीरिया के एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे और अल्टीमेटली इस डिहाइड्रेशन के फिजिकल कंडीशन से तुम्हारे बैक्टीरिया रद्दड़ मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है केमिकल कंट्रोल का मेथड।
अब केमिकल कंट्रोल में तुम एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हो, एंटीसेप्टिक्स का। अब देखना केमिकल कंट्रोल में ना हम एक तो देखेंगे एंटीसेप्टिक्स को देखेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स को देखेंगे, और तुम्हारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को देखेंगे, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को देखेंगे। ठीक है ये वाली बात, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को देखेंगे। अक्सर बच्चे ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में। याद रखना एंटीसेप्टिक्स लिविंग सरफेसेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो तुम्हारे पास नॉन लिविंग सरफेसेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग सरफेसेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे पहले यहां पर देखो एंटीसेप्टिक्स को लिविंग सरफेसेस पर इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में टिंक्चर ऑफ आयोडीन आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और बोरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड आ जाता है। आगे बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की। इनको हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले नॉन लिविंग सर्फेसेस पर, या यूं कह लो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसकी एग्जांपल में आता है स्पिरिट मेथानॉल, और अगला है एक निमोनिक HP हकाफ। क्या मैंने कहा? HP हकाफ। HP में H रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजेंस को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में। और P से आते हैं फिनोल्स। हकाफ में सबसे पहला H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, K रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम परमैंगनेट को, A रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को, और F रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेल्डिहाइड को। ये सारे क्या हैं? ये डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखनी। अब आगे आते हैं एंटीबायोटिक्स। इनका अभी हम मिसयूज भी पढ़ते हैं। ये तुम्हारे पास बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं, और इनका मिसयूज जो होता है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हेल्प करवाने में हेल्प करता है। ये तुम्हारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, इनके स्टैटिक इफेक्ट्स भी होते हैं और तुम्हारे पास साइडल इफेक्ट्स भी होते हैं। याद रखना बायो के अंदर जब भी साइडल की टर्म सुनो ना, तुम देखते हो पेस्टिसाइड, साइड, ये तुम्हारे पास ना इंग्लिश में भी हेल्प करता है वोकैबुलरी को डील करने के लिए। जहां भी तुम्हें साइड की एक साइड वर्ड नजर है, CID, याद रखना CID ना सोच लेना, CID इसका मतलब होता है किल करना, किलिंग। और फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी हेल्प आउट करता है। तो बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स क्या करती है? डायरेक्ट किल बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर इनका इफेक्ट होता है डायरेक्ट जाकर। ठीक है, और तुम्हारे पास जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये तुम्हारे पास मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, या यूं कह लो उनको रोक देती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ काबू में आ जाती है। बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इंफेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वैसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट एंटीबायोटिक्स के मिसयूज से, एंटीबायोटिक्स के मिसयूज से क्या चीजें होती हैं। याद रखना जब तुम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करते हो ना, तो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेता है। अब कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के मिसयूज के इफेक्ट्स तुम्हारी बुक में शामिल हैं। जैसे पेनिसिलिन है, वो तुम्हारे पास एलर्जिक रिएक्शंस को मिसयूज के होने पर कॉज कर सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो तुम्हारे पास ऑडिटरी नर्व इफेक्ट्स और डेफनेस को कॉज करवा सकता है। टेट्रासाइक्लिन, ये तुम्हारे पास परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करवाता है इन यंग चिल्ड्रन। ये हैं इनके मिसयूज के इफेक्ट्स। ये तुमसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। आगे चलो, आगे है तुम्हारे पास पेस्चराइजेशन के हवाले से कुछ फेडरल, केपीके, पीटीबी सबको मिलाकर कुछ बातें बात की जाती है। मिल्क प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन, सबको पता है, कोई मुश्किल बात अभी तक नहीं की। अगली बात है पेस्चराइजेशन डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ मिल्क। पहले मैंने शायद कलर बोला है, याद रखना ये टेस्ट ऑफ मिल्क है, ये बीटीबी की बुक की इंफॉर्मेशन। टेस्ट नहीं चेंज करता, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। अब पेस्चराइजेशन में हम मिल्क को ट्रीट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस के लिए 3 सेकंड्स के लिए, ये बताती है केपीके की बुक। लेकिन फेडरल की बुक बताती है कि मिल्क इज आइदर पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग एट 70। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाइम कम देना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ये फिगर्स तुम्हारी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ये करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में तुम्हारे पास सवालों के अंदर बनते हैं। अगला है कंट्रोल करने का मेथड डेसिकेशन। ये तो तुम्हें पता ही है, हम वाटर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम कंटामिनेटेड मटेरियल। वाटर नहीं है मतलब एक्वस एनवायरनमेंट नहीं है,
एक्वस एनवायरनमेंट नहीं है तो बैक्टीरिया के एंजाइम्स की फंक्शनिंग नहीं है, बैक्टीरिया के एंजाइम्स की फंक्शनिंग नहीं है, प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं है, प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं है तो बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करने के लिए टूल्स मौजूद नहीं है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम रेगुलेट कर रहे होते हैं। फूड इज डिहाइड्रेटेड सो दैट बैक्टीरिया में नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशंस। देखो ये तुम्हारे पास केपीके की बुक ने ऐसे बात लिखी है और एफटीबी की बुक ने ऐसे बात लिखी है कि फूड को डिहाइड्रेट करते हैं। अब इस मेथड को बोलते क्या है याद रखना, ये केपीके की बुक में बताती है डेसिकेशन बोलते हैं, डेसिकेशन, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस। अब इसमें होता क्या है, द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर्स इन फूड इंक्रीजेस इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर का नहीं पता तो सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सल्यूट कंसंट्रेशन के, सल्यूट कंसंट्रेशन की, ये सल्यूट पोटेंशियल नहीं है, सल्यूट ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर तुमने डिहाइड्रेट किया तो सॉल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो बढ़ेगा, और इससे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, मतलब ज्यादा सल्यूट वाली एनवायरनमेंट विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस जो है वो जन्म में आ रही। तो ये सारा जो तमहीद बांधी है ये डेसिकेशन को समझाने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए मैंने समझाई है। ठीक है, अगली बात है कि हम पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का भी यूज करते हैं। क्यों? ये तुम्हारे पास एक एसिड के तौर पर एक्ट करता है जो कि पीएच को लोअर करेगा और अल्टीमेटली बैक्टीरिया के एंजाइम्स को एक प्रॉपर पीएच की जरूरत है काम करने के लिए। अगर वो प्रॉपर पीएच डिसरप्ट होगी, एंजाइम्स की फंक्शनिंग डिसरप्ट होगी और अल्टीमेटली हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलो। आगे हमारे पास मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ द एंटीबायोटिक मिसयूज इज, मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, रैपिड क्योर गलत है। मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ये होती है कि बैक्टीरिया इनके खिलाफ रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं। ये होता है एवोल्यूशन इन पैथोजेंस, एवोल्यूशन इन पैथोजेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म गलत है और इम्यूनिटी भी गलत है, बीटा के साथ जाएंगे। आगे चलो। द फॉलोइंग आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट, कौन से सेक्सुअल मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन एक नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ईटा की बुक बिल्कुल है, ट्रांसडक्शन बिल्कुल है, बाइनरी फिशन याद रखना ये मेथड होता है ए माइटोसिस का, और ये तुम्हारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन, कॉन्जुगेशन यहां से गलत है, ट्रांसडक्शन गलत है, ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, चार्ली के साथ जाएंगे। आगे चलो। नेम द सायानोबैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, नेम करना है उस सायानोबैक्टीरिया को जो कि हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। हेटेरोसिस्ट्स नहीं, ये तो सेल्स होते हैं। हमने उस सायानोबैक्टीरिया का नाम बताना है, सेल्स नहीं बताने। ऑल्दो ये ऑप्शन ठीक है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, बट दिस इज नॉट द नेम ऑफ दैट सायानोबैक्टीरिया। वो होता है नोस्टॉक, एकिनिट्स नहीं, हॉर्मोगोनिया भी नहीं होता। ठीक है, बीटा के साथ चाहिए। आगे चलो। डैश आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो बायो इंडिकेटर्स एयर पोल्यूशन के वो हमने तुम्हें पढ़ा था कि सायानोबैक्टीरिया होते हैं, यही हम इसको लेबल करते हैं यहां पर। ठीक है, फंजाई, माइक्रोराइजे, लाइकन्स यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे चलो। Which of the following bacteria is used in the industrial production of curd and yogurt? दही और दही बनाने के लिए तो कौन सा बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम नहीं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। क्लस्ट्रीडियम बैसिलिनम भी नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसीट भी नहीं होता। ठीक है, आगे चलो। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, और ये किस बैक्टीरिया की बात हो रही है? ये हम बात कर रहे हैं अपने ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इसका जवाब क्या होगा? हमने बताना है कि दे नेचुरली प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। नो, इनके पास कौन से ऐसे जीन्स होते हैं जिससे नेचुरली प्रोड्यूस करने हैं? तो कितनी फजूल सी बात की है इसने। देयर डीएनए कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये बात भी गलत है। डीएनए को मॉडिफाई तुम कर सकते हो। दे रिप्रोड्यूस स्लोली इंश्योरिंग स्टेबल प्रोडक्शन। देखो, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की इनमें से कोई भी वजह नहीं है। दे कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस इंसुलिन। बिल्कुल, हम इसके प्लाज्मिड की वो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाली प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल में लाकर उसके अंदर वो जीन डाल सकते हैं। एज अ वेक्टर उसको इस्तेमाल करके उसको ई कोलाई में इंसर्ट करवा के
बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के कम टाइम का और प्लाज्मिड के सेल्फ रेप्लिकेशन का फायदा उठाते हुए इंसुलिन को ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेस्चराइजेशन? कौन सी बात झूठी है रिगार्डिंग पेस्चराइजेशन? पेस्चराइजेशन डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ मिल्क। अच्छा, ये तो बलूचिस्तान की बुक के अकॉर्डिंग ठीक बात है, ठीक है ना बात, टेस्ट को नहीं चेंज करता, ये बलूचिस्तान की बुक बताती है। पेस्चराइजेशन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, पेस्चराइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है इन मिल्क, ये बात ठीक है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। मिल्क इज पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग एट 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, ये बात ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, टाइम कम है। मिल्क इज पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग एट 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 32 मिनट्स, ये बात भी ठीक है, इसमें क्या गलत है? टाइम को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कम कर दिया, ये कहीं फिगर्स में मसला तो नहीं कर रहा, मुझे मेरा ख्याल है कि 62 आता है यहाँ पर, 52 नहीं आता, तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो डेल्टा के साथ जाएंगे। ठीक है, डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखा फिगर से कैसे एक 5 को 6 बदल के चेंज कर दिया और आंसर इसका कैसे तुम स्पॉट कर सकते हो। तो ये था बच्चों हमारा बैक्टीरिया का चैप्टर। अब हम किंगडम एनिमेलिया को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तुम्हारा आज का बस एक ही टॉपिक था, किंगडम एनिमेलिया को हम एक ही वीडियो के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स का जिक्र कर लेंगे और दूसरी वीडियो के अंदर हम वर्टिब्रेट्स का जिक्र कर लेंगे। टेबल में तुम लोगों को एक प्रोवाइड करूंगा, साथ तुम्हें एडवांस लेक्चर्स जो हमने प्रीवियस बैचेस को दिए थे वो भी मैं फाइलम बाय फाइलम अलग अलग करके डिस्कस करवा दूंगा, ताकि तुम्हारी वो भी प्रिपरेशन तुम वहां से भी सेफ हो जाओ। तो अलग अलग फाइलम्स की वीडियोस भी मिलेंगी और एक कंबाइंड वीडियो भी तुम्हें मिलेगी। जो आलसी लोग होंगे, जो नहीं अलग अलग फाइलम को पढ़ना चाहते, वो फिर उस टेबल को पढ़ेंगे जिस टेबल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, बल्कि कल नहीं, कल तो हमारा वीकली टेस्ट बनेगा और वीकली टेस्ट सैटरडे को बनेगा, तो संडे को तुम्हें वीकली टेस्ट मिलेगा। मंडे को इंशाल्लाह जो है वो हम अपना किंगडम एनिमेलिया की पहली वीडियो को पढ़ेंगे और तुम्हारे पास फिर ट्यूसडे को दूसरी वीडियो जो है वो बनेगी। ठीक है, तो ट्यूसडे तक हमारा इंशाल्लाह सिलेबस जो है वो नम्स का भी वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने वन शॉट लेक्चर्स और वीडियो डिस्कशंस की तरफ मूव करेंगे। मजा आने वाला है इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह आपका आधे घंटे के अंदर मैं टेस्ट लिया करूंगा, आधे घंटे के अंदर खुद पढ़ाया करूंगा, दोनों को मजा आएगा, ताकि दोनों की इच्छा जो है वो पूरी होती रहे। पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।